इसका सॉल्यूशन कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। EPS 95 पेन्शन धारकांसाठी मी परवा एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता की जी CBTची EPFOच्या सर्व कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांसाठी जी CBTची मीटिंग होती, ही CBTची मीटिंग ही 1 जुलै 2026 ला होणार आहे आणि याच मीटिंगच्या पार्श्वभूमीवरती या मीटिंगमध्ये EPFO अंतर्गत येणारे जे कर्मचारी आणि पेन्शन धारक आहेत यांच्या मुद्द्यांचे उत्तर आहे किंवा मुद्दे सॉल्व्ह केले जातात की किंवा मुद्द्यांचं डिस्कशन हे केलं जातं आणि याच मीटिंगच्या पार्श्वभूमीवर काल गुजरात येथे माननीय NACचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांनी एक मेळावा घेतला होता आणि या मेळाव्यामध्ये जे की नरेंद्र मोदी यांचा सिंहगड म्हटला तरी चालेल, या गडामध्ये जाऊन माननीय कमांडर अशोक राऊत आणि त्यांच्या काही प्रतिनिधींनी मीटिंग घेतली आणि या मीटिंगला हजारोच्या संख्येने हे EPS 95 पेन्शनधारक हे उपस्थितीत होते। जेवढा हॉल या मेळाव्यासाठी घेतला होता त्याच्या बाहेरही तेवढीच संख्या होती। इतक्या मोठ्या संख्येने EPS 95 पेन्शनधारक हे मोदींच्या म्हणजेच आपल्या पंतप्रधान मोदींच्या यांच्या जो गड आहे, त्यांचा जो हक्काचा गड आहे ते तिथे जमा होते आणि त्यावेळी कमांडर अशोक राऊत यांनी CBTच्या मीटिंगच्या पार्श्वभूमीवर EPS 95 पेन्शनधारकांना काही मुद्दे संबोधित केलेले आहेत। हे नेमके मुद्दे काय आहेत आपण ऐकणार आहोत, ते नेमकं लाईव्ह स्वरूपात काय बोलले या व्हिडिओमधून। तर नमस्कार, मी पूनम आणि तुम्ही पाहत आहात पुन्हा एक नवीन अपडेट। तर पाहूयात नेमकं अशोक राऊत हे काय म्हणाले ते। 95 से अभी तक का ये प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, कानून बदलते हैं, वो सभी MPs, MLAs, उन्होंने इस प्रश्न की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर वो इस तरफ ध्यान देते तो उनकी पेंशन कौन बढ़ाता। उनका पूरा ध्यान अपनी खुद की पेंशन बढ़ाने में लगे हैं और वो खुद को समाज सेवी कहते हैं। जो समाज सेवी है वो पेमेंट ले रहा है, सैलरी ले रहा है, बराबर है क्या? और रिटायर होने के बाद उसको पेंशन भी चाहिए, वो भी बहुत बड़ी पेंशन चाहिए। ऐसे हमारे समाज सेवी, उनके हाथों में आज देश की किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, उनको अपनी पड़ी है। देश का बूढ़ा, चाहे वो भूखा हो, चाहे वो प्यासा हो, चाहे उसके पैसे पे EPFO सांप बन के बैठा हो, उसके पैसे का ना हिसाब ना जिंदगी का हिसाब। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, हम पिछले 10 सालों से हम लोग जो संगठित हुए पूरे 27 राज्यों में, 28 राज्यों में, ये ऐसे नहीं हुए। जो हमारा हिसाब नहीं कर सकता उसका हिसाब हम करेंगे। आपकी जो पेंशन स्कीम है, भाई, आपकी जो पेंशन स्कीम है, वो पेंशन स्कीम जब बनी थी तो उसमें ये प्रोविजन था कि उसको हर साल 2 साल या 1-2 साल में उसको मार्केट से पैरिटी उसकी देखनी चाहिए। उसमें डियरनेस अलाउंस और उस हिसाब से जो मार्केट वैल्यूज है उस हिसाब से पेंशन बढ़नी चाहिए। ये प्रोविजनल, बाबू भाई, ये प्रोविजनल है उसमें। सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया लेना, इसलिए अभी लिया। तो उसमें प्रोविजन है, लेकिन इन्होंने कभी भी उसकी मार्केट से पैरिटी नहीं की। अगर की होती तो मेरे 417 1 ग्राम सोना होता। बहन जी बरोबर, बराबर है बहन? 1 ग्राम सोने की कीमत आज कितनी है?
15,000, 1 ग्राम की 15,000। तो हम क्या मांग रहे हैं? 7,500 महंगे भत्ता मांग रहे हैं। लेकिन ये तो मैंने 417 का बोला, 541 भरते थे उसका नहीं बोला, फिर 1250 भर रहे उसका भी नहीं बोला। तो भरने की किस्तें बढ़ रही है और जो 700 भाई साहब को मिल रहा है वो 700 ही मिल रहा है। ये सिस्टम इस स्कीम में है। इस स्कीम में ये प्रोविजन था कि इसको समय समय पर पेंशन का मार्केट से पैरिटी करके उसको बढ़ाया जाए। ये नहीं किया और लोगों को इस स्कीम के नाम पे इस व्यवस्था ने सिर्फ लूटा है। लूटा है, ठीक है, चोरी होती है, घर में डाका डाला जाता है, पैसा चला जाता है, नुकसान होता है, लेकिन ये हमारे लिए 60 साल की उम्र में इसके परिणाम भोगने पड़ रहे हैं। इसको इम्प्लीमेंट किया नहीं, इसलिए हमें आज भुगतना पड़ रहा है। ये स्कीम ने आपको तो तकलीफ दी है, पर आने वाली पीढ़ियां सदियों तक माँ बाप की इज्जत करना भूल जाए। बराबर है कि झूठ है? बोलो। मैं बात करता हूं आपसे, देखो आप बूढ़े हो गए हो, मैं भी हूं बूढ़ा, हम बूढ़े शेर है, ना नाखून है ना दांत है, लेकिन कोई बंदर आके कान खींचता है तो आवाज तो निकालनी पड़ेगी ना, आवाज है ना, तो फिर वो गर्जना करनी चाहिए। गुजरात का शेर है, सिंह है, उसको आवाज तो करनी पड़ेगी, बराबर। तो ये है, तो हमें अब कोई भी हमारा आगे कान खींच रहा है, घर में भी, गली में भी, मोहल्ले में, इस स्थिति को हमको बदलना है। हमें अपने पैसे से जीना है और मरेंगे तो अपनी दफन का कफन खुद खरीदेंगे। हर स्टोरी में विलन होते हैं, बराबर है। इसमें विलन पहला है सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ये 43 लोग हैं, 43 मतलब अली बाबा के 40 थे, ईपीएफओ के 43 है, 3 ज्यादा, अली बाबा और 40 और ये ईपीएफओ और उसके 43 चोर, बराबर। अच्छा, दूसरे ने अगर हमें लूटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमको, मतलब प्रॉब्लम होती है लेकिन लगता है यार वो अपना था ही नहीं, बराबर। अपनों ने लूटा, बराबर है पटेल साहब, अपनों ने लूटा। अपने कौन? ये 43 में से 10 चोर अपने हैं, जो कामगारों के नेता है। ध्यान से सुनो, डरने की बात नहीं है। मैं जो कहता हूं सच कहता हूं, गाली भी नहीं देता हूं, क्योंकि मैं अशोक राउत हूं, संजय राउत नहीं हूं, बराबर है क्या? वो नकली सैनिक है, मैं सही वाला सैनिक हूं, नेवी वाला सैनिक, भारत माता का सैनिक हूं, पार्टी का सैनिक नहीं। तो सीबीटी में 10 चोर हैं जो अपने खुद के हैं, 3 मेंबर इंटक के हैं। पंकज भाई सुन लो, नहीं बाबू भाई को मजा आ रहा है, बात सही है ना, बात सही है। 3 इंटक के हैं, 3 बीएमएस के हैं, 3 कम्युनिस्टों के हैं, सीटू, आइटर, तो सभी मिलाकर सीपीआई, सीपीएम। और हुए ये लोग कौन है? ये लोग आप में से जो यूनियन उनको भेजती है कामगारों के प्रतिनिधि की तौर पे, तो वहां पर उनका काम ये होना चाहिए
कि कामगारों के हितों की रक्षा करना। बराबर। जब 2008 के फरवरी में एक जो प्रोविजनल ओरिजिनल स्कीम में था कि जब आप मर जाएंगे तो आपके पैसे आपके पत्नी को लौटाए जाएंगे, जो आपका कॉर्पस होगा वो आपके पत्नी को वापिस होगा, रिटर्न मिलेगा। इन्होंने फरवरी 2008 में सीबीटी ने निर्णय लिया ये रिटर्न नहीं होगा। उनके बाप का पैसा नहीं था, वो आपका पैसा था। बराबर। और ये हमारे 10 भाई ये वहां चाय बिस्कुट खाते रहे। बराबर। तो हमारे कौन, अपने कौन, पराये कौन, घर के कौन, बाहर के कौन, सबने हमको लाते मारी। और हमारी लड़ाई अगर लड़नी है तो हमको ही लड़नी पड़ेगी। आप किसी भी पार्टी का झंडा लेके नाचो, लेकिन जहां तक ईपीएस का सवाल है वो आपको लड़ाई आपकी लड़नी पड़ेगी। दूसरी हमारी जो विलन है, दूसरा जो विलन है वो है हमारी ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा विलन है, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। कैसे किया? हमारे ही लोगों को शिक्षा दी, ट्रेन किया, उनके क्लर्क बनाए, उनके बाबू बनाए, उनका ICS बनाया, वो रूल करता था। अंग्रेज कितने थे? अंग्रेज कितने थे? मुट्ठी भर। और हमारे लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़के हमारे ही लोगों के ऊपर गोली चलाते थे। बराबर है। जालियनवाला बाग में कितने अंग्रेज थे भाई गोली चलाने वाले? सारे तो हमारे थे। बराबर। तुम्हें दुख हो सुख हो, ये बात सच है। तो ये ब्यूरोक्रेट जो है वो अंग्रेजों के पढ़ाए हुए हैं। कई लोग उनको बोलते हैं व्हाइट साहब तो चले गए, ब्राउन साहब रह गए। चमड़ी वाले ब्राउन जो साहब बने हैं उनको लेना देना नहीं है। 10 बजे ऑफिस आना है, 5 बजे घर जाना है, तगड़ी पोस्टिंग करनी है, और उनको समाज से कितना लेना देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% खराब है, लेकिन ज्यादातर बाबू का यही रवैया है। और वो परमानेंट सरकार है, पॉलिटिशियन 5 साल में बदल जाएगा, बाबू वहां तक रिटायर होने तक इस देश की छाती पे बैठ के खाता रहेगा। अब अगर उनको अकल होती तो वो भी इसमें बदल कर सकते थे। जो CPFC है, RPFC है, जो श्रम मंत्रालय के बाबू है, श्रम सेक्रेटरी है, उसका डेप्यूटी, इसका ये, उसका जॉइंट, उसका अंडर, ये सारे सेक्रेटरी कुछ ना कुछ कर सकते थे कि नहीं कर सकते? बोलो। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर इतनी सरकारें आई, इतनी गई अनेक पार्टियों की, उनको भी ध्यान में नहीं आया। अब हमारा ये मुद्दा, गवर्नमेंट भी इसमें, सारी गवर्नमेंट इसमें विलन है। अभी हमारा मुद्दा यह है कि हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा। हमने कई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस किए हैं। मेरे साथ आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी थे, सरिता ताई थे, और भी हमारे और नेता थे। कई बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने श्रम मंत्री के सामने, श्रम सेक्रेटरी के सामने, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने, हमने ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि हमने किसको नहीं बताया। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी इतनी बड़ी सरकार का प्रधानमंत्री आपको बुला के आपकी 2 बार बात सुनता और कहता है कि ये बात सही है, ये होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी के शब्द है। और वही देख के हम यहाँ पर महसाना में हमारे RC पटेल साहब और हमारे जो मकवाना साहब, इन्होंने मीटिंग रखी है कि हम यहाँ जाके बोले, सर आपने ये बोला है, आप ये करो। ये गुहार लगाने के लिए हम है, और पूरे देश में इतने लोगों की समस्या है।
इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा और हम यहाँ आकर आपके सामने वही बात रख रहे हैं जो हमने प्रधानमंत्री जी के सामने रखी। प्रधान